Good afternoon from England. माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ताब मुगल और हमारी सारी टीम की जानब से हम अपने तमाम मेहमानों और नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। यौम मज़दूर की मुनासबत से आज के प्रोग्राम का मौजू है द प्लाइट ऑफ माइनॉरिटी वीमेन वर्कर्स। आज के मौजू पर इजहार राय करने के लिए हमारे साथ एक सुपर पैनल मौजूद है। आज के तमाम शुरा अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं और कम्युनिटी वर्क के हवाले से उनकी खिदमात और तजर्बा एक तवील अरसे पर मुहीत है। अटक से हमें मोहतरमा शरीन असलम साहिबा ने, कराची से मोहतरमा कोकब नौरीन साहिबा ने, कराची से मोहतरमा इरम अफशान साहिबा ने और गुजरांवाला से मोहतरमा रुबैका फरहत एडवोकेट साहिबा ने आज के मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम हम पाकिस्तान में घरों में काम करने वाली खवातीन को डेडिकेट करते हैं। मैं नाज़रीन को और अपने शुक्र को एक दफ़ा फिर बताता चलूं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो फेसबुक पर लाइव चलेगा। हमारे जो नाज़रीन है वो उसे देख सकेंगे। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है वो हम कल यूट्यूब पर भी लगाएंगे और वहाँ भी आप देख सकेंगे जब भी आपको मौका मिले। और इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा ईमेल भी यहाँ पे मौजूद है minorityconcernpk@gmail.com और हमारा यूट्यूब का जो एड्रेस है वो है माइनॉरिटी कंसर्न और फेसबुक का एड्रेस भी माइनॉरिटी कंसर्न के नाम से ही। हमारे आज के प्रोग्राम की निज़ामत मोहतरमा अक्सा कंवल करेंगी जिन्होंने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। आप यूथ लीडर हैं, आप ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप एक ट्रेनर और फैसिलिटेटर होने के साथ साथ पब्लिक स्पीकर भी हैं। साथ ही साथ आप डायसीजन यूथ कमीशन फैसलाबाद की डायसीजन सेक्रेटरी भी हैं। तकरीबन 13 साल से सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ हवालों से आप खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हमारे लिए एजाज की बात है कि आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अब मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अक्सा। जी, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको भी वेलकम करना चाहूंगी और हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, हमेशा फीडबैक भी देते हैं। लाइव प्रोग्राम में भी हमें फीडबैक मिल रहा होता है और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है और जब कभी भी वो देखते हैं तो कमेंट्स की सूरत में वो हमें अपने ख्यालात का इजहार हम तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले उनका थैंक यू। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आज हमारे साथ बहुत अच्छा एक पैनल मौजूद है क्योंकि आज मजदूरों का आलमी दिन है और हम लोग आज के दिन तमाम मजदूर जितने भी हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको खराज अकीदत भी पेश करेंगे अपने माइनॉरिटी कंसर्न के इस प्लेटफॉर्म से। और जितने हमारे साथ आज पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं वेलकम करूंगी। और आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं वन बाय वन हम उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से और अदर वर्कर्स के हवाले से। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ लॉयर भी मौजूद हैं, कुछ समाजी लीडर्स मौजूद हैं, हमारे साथ संडे स्कूल टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं बारी बारी इनसे सवाल करना चाहूंगी। तो सबसे पहले क्योंकि मिस कोकब नौरीन जिनका ताल्लुक जो है वो टीचिंग के शोबे से है, वो संडे स्कूल टीचर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। मिस कोकब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिस कोकब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आई होप सो कि मिस कोकब को मेरी आवाज नहीं आ रही, तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मिस इरम अफशा। इरम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी, खुद को अनम्यूट कर लें। जी कोकब, आपको हमारी आवाज आ रही है? कोकब का ना आवाज का कुछ मसला है, जी, तो मेरे ख्याल बाकी पैनल इन बिटवीन हम मिस इरम से बात करते हैं। और इनसे बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि अपने सुनने वालों के लिए थोड़ा सा इनका तारुफ जो है वो मैं बता दूं कि ये मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। ये एक प्रिंसिपल भी हैं और ये एक सोशल वर्कर भी हैं, ये ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हैं, और इनका जो ताल्लुक है वो सियासत के शोबे से भी है। और इन्होंने मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम किया है मुख्तलिफ अदारों के साथ, और इन्होंने कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन सक्खर एंड कराची के साथ भी काम किया है। और ये नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हैं मल्टीपल पोजीशंस पे। इन्होंने इंटरफेथ पर प्रोजेक्ट्स किए हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे इनका काम रहा है। यूएसएड के साथ ये काम करती रही हैं, एनसीजेपी के साथ इनका काम का काफी तजर्बा है, और ये नादरा के साथ भी काम करती रही हैं। तो मतलब ये जिसको कहते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में हर फन मौला है, और हम इनसे सीखना भी चाहेंगे, इनके तजर्बे से भी। तो कैसी हैं मिस इरम आप? काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, हेलो सर, मिस इरम को काइंडली अनम्यूट कीजिएगा, उनकी तरफ से शायद हो नहीं रहा। वो अपनी तरफ से खुद ही करेंगी। इरम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हो गया। जी, हेलो जी मिस इरम, क्या हाल है आपके? गुड इवनिंग जी, मिस इरम, आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, तो मिस इरम, आप मुझे बताइएगा, जैसे हमने आपका तारुफ किया करवाया कि आप मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देती रही हैं, और जैसा आज का हमारा, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है। मैं आगाज करूंगी एक शेर से अपनी इंटरव्यू का। जी, तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, बात तो देख कि अब मुझे शेमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। जी, बहुत खूब। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपने ये बताना है कि जब हम लोग खवातीन बाहर निकल के काम कर रही होती हैं, और खास तौर पे जब वो एक माइनॉरिटी से होती हैं और वो वर्कर होती हैं, तो किस तरह के मसाइल उनको पेश आ रहे होते हैं, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, और फिर हम लोग अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। हाँ जी, ये तो एक हकीकत है। जब हम एज अ मिनॉरिटी वर्कर किसी भी फील्ड में निकलती हैं, तो हमें जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ता है। मैं आगाज करूंगी कि जैसे मेडिकल में जो हमारी बच्चियां काम करती हैं या तालबा हैं या जॉब्स करती हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके साथ जो मेल डॉक्टर्स हैं वो अपने ड्यूटीज इनके साथ लगवाते हैं, जैसे नाइट ड्यूटीज, और फिर उनके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। जो नहीं इस जबरदस्ती के ताल्लुक को कबूल करती, फिर वो बहुत सारी मसाइल का शिकार हो जाती हैं। जैसे उनकी तरक्की रोक दी जाती है, उन्हें ट्रांसफर को फेस करना पड़ता है, कभी उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और कभी तो इस हद तक टॉर्चर जाता है कि वो की तरफ भी जाती हैं। और ये वाकयात गाहे बगाए आप देखते भी हैं, हमारे सामने आते भी हैं। हमें अखबारात के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बहुत अच्छी तरह आप वाकिफ हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, आप जानते हैं। और जो हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, उनके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाता है। उन्हें प्रमोशन नहीं किया जाता, उन्हें कंफर्म नहीं किया जाता, और उन्हें ओवर टाइम के मौके नहीं दिए जाते। अगर आप मेहनती हैं, आप काबिल हैं, तो भी आपको तरक्की नहीं दी जाती।
और अगर आप तरक्की करना चाहती हैं तो फिर इसके लिए एक ही रास्ता है आपका कि जो आपके अफसरान हैं उनके साथ आप अपने नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करें, तो फिर आप दिनों में तरक्की की मनाज़िल तय करती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करती तो फिर आप सफ़र करती रहती हैं कि आपको मौके नहीं मिलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकती। और इवन जो घरों में औरतें काम करती हैं उनके साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं। उनको तो बाहर फील्ड को तो फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें इस अमर में उनके साथ ज़्यादती की जाती है कि उन्हें उजरत बहुत कम दी जाती है। जैसे जो सितारे मोती का काम करती हैं और मेरा ताल्लुक रंगी टाउन से है, तो यहाँ पर घरों में औरतें बहुत ज़्यादा काम की हैं, जैसे लस्सी सिलती हैं, जैम बनाती हैं, चाय बनाती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। एक्चुअली यहाँ पर सितारे मोती का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है, होम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जब विज़िट किया इंडोनेशिया की टीम के साथ, तो यहाँ पर मैंने करीब से देखा कि उन्हें बहुत कम उजरत दी जाती है। जी। और इसी तरह जब निजी इदारों में जो औरतें काम करती हैं, उनके लिए भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं। मेल के लिए अलग कानून है, फीमेल के लिए अलग कानून है। एक ही पोस्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी जो सैलरी पैकेज है, वो कुछ और है और एक फीमेल का सैलरी पैकेज और है। ये स्कूल भी है, कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, फैक्ट्री भी और इवन के हमारे मिशनरी अदारों में भी इसी तरह का पैकेज दिया जाता है। और ख़वातीन के साथ सेहत के भी मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्हें सेहत की सहूलत उनके पास ना होने के बराबर है और वो अपनी बीमारी में इसी तरह सफ़र करती रहती हैं। उनकी तनख्वाह जो बहुत कम होती है और उनके पास इलाज मुआवजे के लिए भी अच्छा, मिस इरम, आपने बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर रहे हो। तो अगर आप अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम करती हैं और करती भी रही हैं, तो आपको कभी इस तरह के कोई हालात फेस करने पड़े हों बीइंग अ माइनॉरिटी वर्कर, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर पाएं ताकि हम जान पाएं कि डे टू डे लाइफ में क्या मसाइल होते हैं। मेरा करियर तो 22 साल है और मैंने तो बेहद मसाइल के साथ सफ़र किया है और तो ये आपने सारे इसको किस मसाइल तरह मैंने खुद से फेस। सफर करते हुए, जी, आप थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए ये बताइएगा कि आपने जब इस तरह के मसाइल आए तो किस तरह से आप उसमें से निकलें, किस तरह आपने मुकाबला किया, ताकि जो सुनने वाले हैं वो भी आपकी लाइफ से मोटिवेट हो सकें। इवन के 2020 में जब कोविड आया तो हमने अपने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी एनजीओ भी रजिस्टर्ड कराई है, ऑलवेज सपोर्ट ऑल के नाम से, और उसके प्लेटफॉर्म से भी हम काम करते हैं। हमारी टीम काम कर रही थी और हम राशन की तकसीम कर रहे थे। सब ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और फिर बहुत सारे इदारों के साथ जैसे मैं मुंसलिक हूँ, तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, ये सुना, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से मदद हमारी तरफ भेजी और हमने डीसी को भी लेटर लिखा और उन्होंने भी तकरीबन 250 बैग जो थे उनकी अप्रूवल दे दी। तो यहाँ पर मुझे जो है जेल तक जाना पड़ा। एक रात मैं जेल में रही और 1 साल मैंने उस केस को फाइट किया और लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं अपनी कम्युनिटी का को फैसिलिटेट करते हुए, ना सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करती हूँ, मैं मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी आते हैं, मैं यहाँ सिर्फ मिनॉरिटी लीडर नहीं हूँ बल्कि मेजॉरिटी की भी लीडर हूँ। मुस्लिम लोग भी मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो अपने मसाइल लेकर आते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने एनसी पे एनआईसी पे फीमेल्स पे काम कर रही हूँ। तो राशन के उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना मुश्किल है आपको फील्ड में काम करना और फिर अगर आप गलती से खूबसूरत हैं, आप मेहनती हैं, पढ़े-लिखे हैं, तो आपको एज़ अ फीमेल और ज़्यादा इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। पर मैं कभी घबराती नहीं और सच्चाई बाइबल कहती है कि सच्चाई हमेशा आपको आज़ाद करती है। जब मैं जेल में थी उस रात भी, वहाँ पर एज़ अ जेलर जो थी मेरे साथ, उसने मुझे सारी रात बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट किया और अपने खाने में से मुझे खाना दिया और कोई गाली-गलौच नहीं, कोई मार-कुटाई नहीं की उन्होंने। लेकिन मेरे लिए बड़ा एक बेहतरीन सबक था कि जब आप खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं और अपनी कम्युनिटी के साथ वफ़ादार हैं, तो वो जिस तरह बाइबल में बारहा हमारे पास वाक़यात हैं कि गैर कौमों में वो आपको सरफ़राज़ करता है, आपकी हिफ़ाज़त करता है,
कोई आपका बाल बीगा नहीं कर सकता। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने तजर्बा से मालूम की और मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं। थैंक यू तो सो कहने मच का इरम। आपने अपने आप को जी म्यूट कर लिया। जी, थैंक यू सो मच इरम। आपने बहुत अच्छी बातें जो हैं हमारे साथ शेयर की हैं, आपकी लाइफ स्टोरी भी हमने जानी है। तो हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ आज एक लॉयर भी मौजूद है, मिस रुबेका। रुबेका, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसी जा रही है आपकी लॉ की प्रैक्टिस? बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से भरी हुई है। जी, मैं तो समझती यही हूँ हम कि जानना जितना चाह रहे थे कि आपके पास जब डोमेस्टिक वर्कर्स या जो कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं वो आते हैं, कोई वर्कर्स आपके पास आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, तो आप उनके केसेस को किस तरह से डील करते हैं, किस किस्म के मसाइल वो लेके आते हैं, और इसके साथ साथ हमें आप इसका थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क जो है, लेबर लॉज जो हैं, उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा ताकि हमारे सुनने वाले जान सकें कि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कौन कौन से कवानीन पाकिस्तान में मौजूद है। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस पूरी टीम का, स्पेशली आफ्ताब अलेक्जेंडर साहब का, जिन्होंने हम सबको एक फोरम पे इकट्ठा किया कि हम अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जिससे क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड से मुतल्लिका लोग बैठे हैं, तो हर बंदा अपनी फील्ड में जो है वो काम कर रहा है, तो हमें उनकी फील्ड का नहीं पता इतना, उनको हमारे नहीं। तो ये एक अच्छा तरीकाकार है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर गुफ्तगू कर सकें, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझ सकें और दूसरे तक अपने आइडियाज़ को पहुंचा सकें। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका। और सेकेंडली जो बात आपने, आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इस सेंस में कि हमारी जो पाकिस्तान में मिनॉरिटी वुमेन है, वो बेसिकली उसमें हम अगर उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 80 से 90% जो खवातीन हैं वो डोमेस्टिक वर्कर्स ही हैं। उनमें कुछ फैक्ट्रीज में भी काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा जो खवातीन की तादाद है, क्योंकि हमारी जो मिनॉरिटी की क्रिश्चियन खवातीन, स्पेशली मिनॉरिटीज़ में क्रिश्चियन खवातीन जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने लिखने की तरफ ज़्यादा रुझान आज भी लोगों का कम है। उसकी वजह से जो है ना ये सूरत हाल हमारे सामने आती है। असल में मिनॉरिटी जो वुमेन है ना, वो घरों में काम कर रही है, ये तो एक इशू है, पर असल में मैं समझती हूँ कि इशू ये है कि वो घरों में काम कर ही क्यों रही हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम का फुकदान होने की वजह से उनको ये काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं उनके इश्यूज डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि हमारे जो क्रिश्चियन इदारे हैं, काम जो कर रहे हैं, तालीमी इदारे जो हैं, उनको सबसे पहले हमें ना मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तो ये मामला हमारे सामने कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो स्टडी पे फोकस करें हम, क्रिश्चियन भी, सब मिनॉरिटीज। और दूसरी बात ये है कि जो डोमेस्टिक खवातीन है, मैं एक्चुअली ऐसे इलाके में रह रही हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान का कह लें कि सेकंड जो इलाका है क्रिश्चियन से भरा हुआ, वहाँ पे आप ये कहें कि 95% खवातीन लोगों के घरों में काम करने जाती हैं, और वो अच्छा खासा उनको चलकर पैदल दूर जाना पड़ता है। जी, तो वो खवातीन जो हैं वो किन मसाइल मसाइल का सामना कर, मसाइल उनके ये हैं। सबसे पहला मसला तो उनका ये है कि उनको मुआवजा बहुत कम दिया जाता है, इतना कम कि वो अपना गुजर बसर ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक खातून अगर किसी के घर में 4 से 5 घंटे काम करती है तो बदले में उसको इधर पाकिस्तान में उनको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 हज़ार रुपये किया जाता है, जो कि बहुत कम है अपना गुजर बसर करने के लिए। पहला मसला तो उनका ये है। दूसरा मसला उनका ये है कि उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है। मतलब अगर कोई खवातीन जा रही हैं तो लोगों के जहनों में ये बात होती है कि ये खवातीन जो हैं ये ऐसे तबके से बिलोंग करती हैं जिनके पास ना तो पैसा है, ना ही शोर मचाने के। कवानीन का होना अहम नहीं है, कवानीन का इस्तेमाल करना और उन लोगों का उस कानून को जाकर बताना, सारा कुछ कोर्ट्स में पहुंचना बात है, कानून का बन जाना काफी नहीं है। वो खवातीन अगर उनको सेक्सुअली भी असॉल्ट किया जाता है, उन खवातीन को अगर उनको हरासमेंट किया जाता है और तो लेकिन वो जा नहीं पाती,
मतलब बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके रेप हुए हैं, जिनके रेप घरों में हुए हैं, लेकिन उन्होंने जाकर कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि जो रेप करने वाले हैं उनको पता है कि ये खवातीन जाएंगी नहीं कहीं पे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोर्ट में आपने जाना है तो तब एक लिखी पड़ी बात है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आप तभी जा सकते हैं। तो ये हम लोग जो क्रिश्चियन लॉयर्स हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे और लॉयर्स हैं जो इन मसाइल पर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन खवातीन को फ्री एड पहुंचाएं। तो हम लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मैं एक्चुअली इस इलाके में रहने की वजह से मेरे पास लोग आते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज जो हैं, अगर उनको हम करें भी कि आप लोग चलें, हम आपके लिए आपको इंसाफ लेके देते हैं, तो वो बदनामी के डर से बिल्कुल जाना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, बस हम आइंदा काम नहीं करेंगे। तो बस इतना ही मतलब लोगों के आंसर्स हैं। आप ये कहें कि उनके जितने लोगों के साथ ये मसाइल हैं उनमें से सिर्फ 2 से 3% जो है हिम्मत करते हैं, जो हाईलाइट हो जाते हैं फेसबुक पे, फोटोज लगी हैं, लॉयर्स ने लगाई हैं कि हम इनके लिए काम करें, वो 2 to 3% है। उनमें से लोग जाते ही नहीं। जिनके पास पैसा नहीं है वो एक अलग इशू है, जो जिन लोगों को हम कहते हैं वो भी कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है कि हम बदनामी हमारी होगी, हमारी बच्चियों की शादियां नहीं होंगी। थर्ड ये है कि जो खवातीन घरों में काम कर रही, छोटी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां जब काम करने के लिए जाती हैं उनके उनको फोर्सली पूरी कन्वर्ट किया जाता है कि आप उनको फोर्सली क्या कहा जाता है कि आप कन्वर्ट हो, आप मुस्लिम हो जाएं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा आजकल जो करंट इशू है वो ये है कि उनको फोर्सली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो हमारे सामने आ रहा है। तो हम लोग समझते हैं कि शायद बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ये भी कह देते हैं कि नहीं आज खवातीन अपनी मर्जी से सब कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, मैं जो कि 17 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, उसको नहीं पता कि मैंने मजहब कन्वर्ट कर रही हूँ तो उसकी वजह क्या हो सकती है। इस बात को हम क्रिश्चियन भी समझें कि वो लोग फोर्सफुली कन्वर्ट हुई होती हैं। तो उनको हल करना इन मसाइल को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जितने भी इदारे हैं उनको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिस रुबैका। हमारे साथ 2 और पैनलिस्ट भी हैं यहाँ पर जिनसे मैं डेफिनेटली जरूर जो है वो बात करना चाहूंगी। मिस कोकब मौजूद है हमारे पास और मिस शीरी हैं। और कोकब का ताल्लुक क्योंकि तालीम के शोबे से है और वो संडे स्कूल भी रन करती हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूंगी कि हम लोगों को डे टू डे लाइफ में समाजी क्या मसाइल होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को, अगर वो अपने जाती एक्सपीरियंसेस से थोड़ा हमें जो है वो बता पाए। जी मिस कोकब। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का आज के खास दिन जो है मजदूरों का दिन, उसमें हमारी खवातीन की भी बात हो रही है और इस बात की बहुत खुशी हो रही है। मैं बताना चाहूँगी कि आमतौर पर जो हमारी अक़लियती खवातीन है, वर्कर्स हैं, उनको बहुत पाकिस्तान में रहते हुए मुतअद्दिद किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। मसलन तशद्दुद या इम्तियाजी सलूक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है। और बात बात पर ये भी कहा जाता है अक्सर कि आप इस्लाम कबूल कर लें। मैं खुद बहुत दफ़ा ये अल्फाज सुन चुकी हूँ अपनी कॉलेज फ्रेंड से, और उसके अलावा मैं जिम में इंस्ट्रक्टर भी हूँ और स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ। तो मैं एक दिन योगा की क्लास ले रही थी, तो वहाँ पर मैंने जब योगा की क्लास लेते हुए उनकी आंखें बंद करा के एक स्टेप था ब्रीदिंग, तो उसमें मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि खुदा की पाक आंखें उन जमीन पर उन लोगों को ढूंढती हैं जो इसके पाक पाक में चलते हैं। तो जब क्लास खत्म हुई तो एक मुस्लिम जो मेरी क्लाइंट थी उसने मुझे ये बोला कि आपने जब ये अल्फाज बोले थे तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, तो आप मुस्लिम क्यों नहीं हो जाती? आपने वो तमाम बातें हैं जो एक मुस्लिम में होते हैं, एक मोमिन जो मुस्लिम होता है उसमें है, वो सारी बातें आप में हैं, और आप मुस्लिम क्यों नहीं हो जाती? तो मेरा यही था बस कि जिन अल्फाजों की वजह से, जिस कलाम की वजह से आपने मुझे ये बात कही है, वो मैं अपने ही मज़हब कोकब की जो है साइट से कोई प्रॉब्लम है, उनके इंटरनेट का कोई इशू है। जी मिस कोकब जो है वो ऑफलाइन हो गई है। उनकी मेरे ख्याल इंटरनेट का काफी इशू है। तो जी, तो इन बिटवीन जो है हम लोग जो बात कर रहे थे लॉस के हवाले से, क्योंकि मेरा पिछले दिनों में थोड़ा सा तजर्बा हुआ है डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से, जैसे मिस बता रही थी कि उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल के हल के लिए भी गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा जो है वो इनिशिएटिव है, वो अपने सारे सुनने वालों को बताना चाहूंगी।
के जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको भी अब एक वर्कर का जो है वो दर्जा मिलेगा और उनकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा होगी और इनका जो है सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो बनता है, ताकि जितने भी बेनिफिट्स एक आम वर्कर को मिलते हैं जो कहीं भी नौकरी कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, तो वही जो है सारे बेनिफिट्स डोमेस्टिक वर्कर्स को, जिनको पहले वर्कर माना ही नहीं जाता था, उनको अब बाकायदा वर्कर का दर्जा भी मिल रहा है और उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी जो हैं वो बन रहे हैं और उनको बेनिफिट्स भी सारे जो हैं वो मिलेंगे उस कार्ड के जरिए से। तो हमारे दरमियान यहाँ पर मिस शीरी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी जो है वो सोशल सर्कल से है। आई होप सो मिस शीरी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी वेरी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, क्या हाल है? जी खुदा का फजल है। मेरी जी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और अपने सुनने वालों को मैं मिस शीरीन का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूंगी कि ये भी एक ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, खवातीन के हकूक पे काम करते हैं, बच्चों के हकूक पे काम करते हैं और इसके साथ साथ एक बहुत जो है ऐसा शोबा जो आजकल मेरा भी जाती इंटरेस्ट का शोबा है कि ये ट्रांसजेंडर राइट्स पे भी आजकल जो है वो काम कर रही हैं। इन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है, बहुत सारी एनजीओज के साथ ये काम कर रही हैं। ये कन्वीनियर मेंबर हैं साउथ एशियन वीमेन अलायंस की और ये ह्यूमन राइट्स का जो शोबा है अटक में उसकी भी मेंबर हैं और ये रेडियो और टीम के साथ भी काम कर रही हैं। आई होप सो मिस शीरी मैंने बिल्कुल आपका सही तारुफ करवाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही तारीफ करवाया। थैंक यू जी, सो वेरी मच। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो जान सकें कि कौन सा बंदा उनके साथ बात कर रहा है। तो मिस शीरी, हम जैसे बात कर रहे थे डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से, तो आप जब फील्ड में काम करती हैं आप अपने जाती एक्सपीरियंस से भी बताइएगा और जिन लोगों के साथ आप काम करती हैं उनके कुछ जो हैं वाकयात अगर आप शेयर कर पाएं कि किस किस्म के मसाइल उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं। और इसके साथ ना सिर्फ मसाइल आप बताइएगा बल्कि ये बताइएगा कि किस तरह से हम उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आप अपने हवाले से बताइएगा कि आप कैसे मदद करती हैं, कौन से ऐसे अदारे हैं जहां से वो मदद ले सकते हैं और किस तरह से वो इन सारे मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। जी सही। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। और जैसे कि आपने एक ही सांस में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो चले मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि टैकल करूंगी। हमारे पास टाइम कम है और जी जी बार बार मैं आपको रोकना नहीं चाह रही, तो मैंने कहा कोई आप बात बस नहीं, अपनी कोई बात शुरू बात करिएगा। नहीं। ठीक है। अच्छा ऐसा है कि जैसे आपने पूछा कि डोमेस्टिक वर्कर को जो प्रॉब्लम्स है, अच्छा जो मैंने जो आज तक टैकल किए ना, वो सबसे पहला तो ये है कि उन्हें अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली भी हरेस किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बंदी सेक्सुअली हरेस हो रही है और वो छोड़ना चाहती है काम, और वो छोड़ देती है या वो बता देती है कि मैं आइंदा आपके साथ काम नहीं करूंगी, तो उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। तो डिफरेंट खवातीन है जिन्होंने फील किया कि भाई ये बंदा मुझे अब्यूज कर रहा है, या ये खातून इसको बताया भी है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे इस तरह बात करता है या टच करता है, तो वो फिर भी नहीं मानी। उल्टा वो कहती है कि भाई मेरा हस्बैंड तो अच्छा है, आप ऐसा करें, आप मुसलमान हो जाएं, फिर वो आपको कुछ नहीं कहेगा। मैंने 7-8 केस अटक में डील किए इस तरह ना। तो एक दफा तो ऐसा हुआ था कि मैं खुद चौकी में बैठी रही, मैंने कहा ये खवातीन नहीं जाएंगी, इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मैंने उन खवातीन से दिलवाया, उसके जो मैडम थी उसके लिए पर्चा ना, तो पर्चा नहीं काटा गया। अब वो कहें कि हमने इनको मारना है, हमने इनसे इंटरोगेशन करनी है, फलान करना है। मैंने कहा मैं बैठी हूँ, जब तक वो खातून नहीं आएगी हम इसको नहीं। और वो खातून बड़ी नामी गिरामी थी यहाँ की। एट द एंड ये हुआ कि उस औरत को आना पड़ा, और ये चीज यहाँ पे बड़ी मशहूर हुई। और उन्होंने बताया है कि जी अब तो जी मिस शीरी असलम के पास लोग चले जाते हैं, तो अगर कोई गलती से भी किसी पे इल्जाम लगाएगा तो वो उनको भी बुला लेती हैं। बहरहाल मैं अपनी कौम के अलावा मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी काम करती हूँ। जैसे लाइक ट्रांसजेंडर्स भी हैं, इनके लिए मैंने बड़ा काम किया है। और ये जैसे किसी डांस प्रोग्राम पे जाती हैं, किसी शादी के प्रोग्राम पे जाती हैं, तो इनको बुला लिया जाता है, इनसे फंक्शंस भी करवाए जाते हैं, उल्टा इनसे पैसे भी हथिया लिए जाते हैं। और समटाइम इनके साथ सेक्चुअली इनके साथ ना अब्यूज होता है। तो उस पे भी हमने बड़ा काम किया अटक में। और ज्यादा जो वर्नरेबल हमारे पास जो ग्रुप है ना, वो है डोमेस्टिक वर्कर।
बाकी ये जो है हमने जो जब इन तक पहुंचते हैं डोमेस्टिक वर्कर जिनमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो ज्यादा टेंशन में आती है ना वो घरेलू औरतें हैं। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मतलब मैं एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की मैं लेक्चरर थी, और मैंने खुद ये सारी चीजें फेस की हैं 2-3 टाइम। वैसे तो मैं डेली फेस कर रही होती हूँ इन चीजों को, लेकिन अभी रिसेंट की मैं बात बता दूं, मैं कॉलेज में गई, वहां पे जो उर्दू का प्रोफेसर था और वो रेगुलर था, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे गई थी। तो उस बंदे को नहीं पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, किसी ने बताया कि जी ये तो मिनोरिटी कोटा पे आई हैं। फिर मुझे वो आया बकायदा, उसने मुझसे पूछा कि आप मिस हैं या मिसेज हैं। मैंने कहा मैं मिस हूँ। अच्छा जी। अच्छा, पहले दिन भी उसने मुझे बड़े हमदर्दी जाहिर की, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, फलान नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने उसको थोड़ी सी शटअप कॉल दी। अगले दिन थोड़ी ज्यादा मैं सख्ती से बोली। जब तीसरे दिन उसने मुझे यही क्वेश्चन किए कि आप इस्लाम कबूल कर लें, आप मैं देखें इस्लाम बड़ा लिबरल है, मजहब है, और ये है और वो है। मतलब मैंने कहा आइंदा आपने मुझसे ऐसी बात की तो मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी। और यकीन करें, लिटरली अभी मुझे 15 दिन वहां पे हुए थे काम करते हुए, तो उस बंदे ने मुझे वो कहता मैसेजेस किए, मुझे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऑलरेडी वो 3 शादियां कर चुका था, और मौलाना थे वो, वहां पे उर्दू टीचर थे, इसके अलावा और भी बहुत एजेंसीज और तंजीमों के साथ थे वो। और आप यकीन करें कि मैंने इतना हैरास फील किया वहां पे, और बकायदा उन्होंने मुझे मेरे रक्शे पे फायरिंग करवाई आस पास, मुझे नहीं कुछ कहा, आस पास फायरिंग करवाई और बार बार मुझे ये कहता था अगर आपका कोई कोई मसला है तो मैं यहाँ पे आपकी केयर करूंगा। और जिस दिन उसने फायरिंग करवाई उसी दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, और मुझे कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और बड़े अच्छे काम करती हो, और ये है, ये तो सारे जो है मोमिनों वाले काम है। तो मैंने कहा जिस दिन मैं मोमिन बन गई ना तो मैं इंसान नहीं रहूंगी फिर। मैंने कहा मैं सिर्फ मोमिन ही जी। रहूंगी। तो मतलब मैं मजाक में ये चीजों को टालती रही हूँ। जब मेरे जैसी पढ़ी लिखी खातून के साथ ये सब चीजें हो रही हैं और मैं हैरास फील कर रही हूँ, तो एक डोमेस्टिक वर्कर कैसे नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई थी, हरासमेंट कमेटी हम लोगों ने बनाई थी, जो कि अंडर डीसी काम कर रही थी। उसके थ्रू जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज या डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी काम होता था तो हम उस उनको अप्रोच करते हैं। और उसके अप्रोच का ये होता है कि मतलब वहां पे भी इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है कि कई चीजों पे बात भी नहीं की जाती है, और उल्टा हम हमें ये डराया जाता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम ये कर देंगे। इवन यकीन करें, मैं किसी डोमेस्टिक वर्कर, किसी ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हूँ, तो मुझे पीछे करने के लिए मेरे भाई को उठा के ले जाया जाता है, और कई दफा ऐसा होता है कि मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है थोड़ी देर के लिए। तो मैं समझती जो एक्टिविस्ट हैं वो खुद एक न्यूज बन जाते हैं, वो उनके लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी इन चीजों को हल करने का एक ही है, हमारे पास जो है गुर है या गुण है हमारे अंदर, ये होना चाहिए कि हमें पढ़ा लिखा जब होंगे, हम अपने हक से अवेयर होंगे, हमें पता होगा कि हमने कहाँ से अपने राइट्स लेने हैं। और सबसे बेहतर चीज ये है कि हमें, मेरी बातों से जो पास्टर्स है वो भी बड़े परेशान होते हैं और मुझसे रिलेक्टेंट फील करते हैं। मैं कहती हूँ आए दिन हम चर्च प्लांट करते हैं, चर्च बनाते हैं, चर्च बिल्डिंग के लिए चंदे लेते हैं, हम क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते, हम क्यों नहीं कोई यूनिट लगाते ऐसा कि जिसमें हम खवातीन को रखें, किसी एरिया में हो ऐसा हो, हम वहां पे एक यूनिट लगा दें, मोबाइल का यूनिट लगा दें, स्टिचिंग का लगा दें, एम्ब्रॉयडरी का लगा दें, ईच एंड एवरीथिंग है, हमारे जो ग्रोसरीज पैकिंग होती है उसका लगा सकते हैं यूनिट। तो क्यों नहीं हमारे जो हैं पास्टर साहिबान, उनके दिलों में ये आता, वो क्यों ऐसा करते हैं कि सिर्फ वो उन्होंने बाइबल स्कूल खोलने हैं, बाइबल कॉलेज खोलने हैं, चाहे बाइबल कॉलेज का जो टीचर है वो खुद उसको कुछ आता जाता हो या ना हो। हर गली में एक बाइबल स्कूल खुल गया है, एक चर्च खुल गया हुआ है, एक बिशप बन गया है, एक पादरी बन गया है। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि मतलब हमने लाइफ स्किल्स हमारे अंदर कैसी आनी चाहिए, हमें लाइफ स्किल सेशन देने चाहिए। आप जैसे संडे स्कूल की बात कर रही थी, मेरा 15 साल हो गया मेरा संडे स्कूल है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो मैंने संडे स्कूल से शुरू किया हुआ है। तो यकीन करें कि मैं अपने संडे स्कूल्स में मैं लाइफ स्किल्स देती हूँ,
कि बच्चों को बाहर जाके बिहेव कैसे करना है। हम गीत सिखाते हैं, ज़बूर भी सिखाते हैं, आयतें भी सिखाते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद होता है वो बिहाइंड द स्क्रीन ये होता है कि ये जब स्कूल में जाए कैसा बिहेव करें, जब अपने गली मोहल्ले में जाए कैसा बिहेव करें, और इन्हें अच्छे से जवाब देना है। जब हमारे पास जवाब ही नहीं होगा, लोग हमसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो लोग हमें कहते हैं फिर इस्लाम कबूल कर लें, आपको तो कुछ पता ही नहीं। जब हमारे पास ठीक तरह से जवाब होंगे, हमारे बच्चे, हमारी खवातीन के पास नॉलेज होगी, तो तभी हम उनको अच्छे से जवाब देंगे ना। तब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी आप इस्लाम कबूल, आप अच्छे काम कर रही हैं। इवन एक दफा मुझे किसी ने कहा, मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ राशन का कर रही थी और डोमेस्टिक वर्कर के लिए राशन का कर रही थी, मुझे कहते हैं आपका काम बहुत अच्छा है, ये है वो है, इस्लाम कबूल कर लें। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इस्लाम, मैंने कहा बाकी तो सारे जहन्नमी है। मैंने कहा मदर टेरेसा जहन्नुम में चली गई, ईदी साहब जहन्नुम में चले गए, सर गंगा राम जहन्नुम में चले गए। मैंने कहा ये इन्होंने तो जो काम किए तो सारे जहन्नमी है। फिर खुद ही लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। तो मतलब अच्छे काम करना किसी के उसमें नहीं है, बल्कि हमारी तो बाइबल की तालीम है। अगर मेरे से छोटों के साथ आपने ये ना किया तो फिर आपसे सवाल होगा, क्योंकि निजात तो हम पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पे ईमान लाने से। लेकिन जो हमारा हिसाब होगा वो इस पे होगा कि हमने अपने किसी छोटे को पूछा, क्या कोई कैद में था हमने उसको रिहाई दी, क्या कोई भूखा था हमने उसको खाना दिया। मतलब हम सिर्फ दुआ देते हैं। और आजकल जी एक्शन एवेंजलिज्म करना चाहिए हमें। एक्शन एवेंजलिज्म करेंगे तो हमारी कौम सपोर्टिव होगी। जी मसीह ने भी जिसको आंख की जरूरत थी आंख दी, जिसको शफा की जरूरत थी शफा दी, जिसको रोटी की जरूरत थी उसको रोटी दी। मसीह ने सबको दुआएं नहीं दी, उन्होंने जी एक्शन एवेंजलिज्म किया। जी थैंक यू मिस शीरिन, बहुत अच्छे तरीके से आपने एलेबोरेट किया जो भी आपका क्वेश्चन था। क्योंकि हम लोग अभी अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मिस शीरिन ने तो अपनी स्पीच के एंड में बहुत अच्छी बात की कि जो है लाइफ स्किल्स भी सिखानी चाहिए, कि जो हमें मसाइल बाहर फेस करना पड़ते हैं, चाहे हम लोग वर्कर्स हैं, तो हम लोग उनको किस तरह से डील कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी सारी खवातीन जो हैं वो उनका ताल्लुक ही फील्ड से है, जैसे मिस रुबेका है। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगी, और हम लोग चाहेंगे कि 2 से 3 मिनट में आप इसको बताइए। और वो क्वेश्चन ये होगा कि हम लोगों ने मसाइल पे तो बात कर ली, बहुत सारे मसाइल हाईलाइट भी हो गए, निकल के सामने आए हैं, तो हम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए किस तरह से लोगों को जो है अवेयर करते हैं और किस तरह से उनको बता सकते हैं मुख्तलिफ अदारों के बारे में, कवानीन के बारे में, और किस तरह से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इन चीजों से निकलने में। तो मैं चाहूंगी कि मिस रुबेका से हम लोग जो है वो स्टार्ट लें कि एज अ लॉयर वो किस तरह से देखती हैं कि वो अपनी कैपेसिटी में किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैंने मसाइल सुने, खुद भी कुछ मसाइल बताए, कुछ दूसरों से भी सुने, तो मैं इसको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मुझे इस मसले का हल नजर आता है, वो ये है कि हमने एजुकेट करना है सबको। मसाइल का हल, मसाइल पैदा ही ना हो, मसाइल के हल की तरफ हम तब जाएंगे जब मसाइल पैदा होंगे। हम अगर इस मसले की पैदाइश ही खत्म कर दें तो मेरे ख्याल से ये मसले बनेंगे ही नहीं। उसमें सबसे पहले हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। एजुकेशन देने के लिए भी हमारे लिए जो सबसे अहम स्टेप है वो ये करना है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, आपने भी देखा है पाकिस्तान में यूं ही है कि जितने भी सिस्टर्स के स्कूल हैं, फॉर एग्जांपल जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, कह लें सिस्टर्स के स्कूल्स को पाकिस्तान में समझा जाता है कि तरबियती अदारे हैं। तालीम तो हर जगह मिलती है, यहाँ पे तरबियत भी मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ कि वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चों को तरबियत नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है कि उनके स्कूल का लेवल इस तरह का है, उनके कि वहाँ पर फीस का इतना फीस बहुत ज्यादा है कि आम गरीब बंदा वो पे नहीं कर सकता। मोस्टली क्रिश्चियन तो बिल्कुल पे नहीं कर सकते। तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि अदारे हमारे अपने हैं, वो बहुत अच्छे अदारे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे क्रिश्चियन जितना भी सेटअप्स हैं, उनको अगर इवनिंग के टाइम पर अगर स्कूल्स बंद किए जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनको शाम के वक्त भी स्कूल खोलने चाहिए, ताकि जितने भी क्रिश्चियन बच्चे हैं एटलीस्ट वो हम उससे मुस्तफीद हो सकें। शाम के वक्त उन गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी भी वैसी तरबियत की जाए जैसे मॉर्निंग टाइम हम दूसरी अकवाम की कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कि जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे लॉ की डिग्री है, तो मैंने नहीं देखा कि कोई लॉ का कॉलेज है अभी तक पाकिस्तान में क्रिश्चियन। तो मैं समझती हूँ कि हमने अपने बच्चों को ना सिर्फ एजुकेशन छोटे लेवल पे देनी है, बल्कि हमने हायर स्टडीज के लिए भी कोई काम करना है। तो हम लोग लॉ कॉलेजेस खोल सकते हैं। बहुत सारे इदारे हैं जिनके पास इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहां पे काम उस तरीके से हो नहीं पा रहा। मैं समझती हूँ वो भी करना चाहिए। और दूसरी बात ये, एक और मैं चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारी बच्चियां पहले नर्सिंग शोबे से मुंसलिक थी बहुत ज्यादा, अब वहां पर भी उनको काफी ज्यादा मसाइल का सामना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे क्रिश्चियन बच्चों को ये भी क्रिश्चियन जितने भी अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो नर्सिंग के स्कूल्स से मुतलका हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमें अपनी बच्चियों को भी इतना काबिल करना है कि हमें मुस्लिम अदारों में कम जाना पड़े, हमारे अपने अदारे मौजूद हों। पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक जमाना था जब क्रिश्चियन लोग इतने नहीं थे पढ़े लिखे। आज बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वो प्रॉपर तरीके से काम करना है। दूसरा ये कि जो मसाइल पैदा हो जाते हैं उनके हल के लिए हम ये कर सकते हैं कि जितनी भी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो तमाम मसाइल को ऊपर लेकर आए। अगर जाहिर है वो एक सोशल वर्कर्स हैं, वो काम कर रही हैं, खवातीन के साथ डायरेक्ट उनके राब्ते, तो उनको ऊपर लेकर आना। हमें औरतों को, लड़कियों को ये बताना है कि हमारे साथ अगर कोई मसला हो गया तो हमने बदनामी कर से डरना नहीं है। ये बदनामी नहीं है, अपने राइट के लिए बोलना बदनामी नहीं है, बल्कि अपने को करना ठीक है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे सबक हासिल करें कि अगर हम लोग आज किसी खातून के साथ ये काम कोई भी गलत करते हैं तो वो जाएगा आगे, हम सजा के मुस्तहिक होंगे। तो हमें लोगों को ये बताना है कि हम छोटी कौम नहीं, बल्कि हम मसीह यस्सु के मानने वाले हैं, हम उसके पैरोकार हैं। मसीह यस्सु ने फरमाया कि जो मेरे नाम से सताया जाएगा मुबारक है, ठीक है, क्योंकि आसमान की बादशाही में उसके लिए बहुत सारे इनामात हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम अगर उसके नाम से पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हम सताए जाते हैं, तो मुझे ये हमारा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह में हम लोग एक जिंदा यीशु की हम लोग कौम है। हमें अपने हकूक को लेना है, हमें बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। लॉ की बात करते हैं कि लॉ हमारा जो है हरासमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान में बताया कि वुमेन जितनी भी काम कर रही है उनके लिए बहुत ज्यादा मसला ये भी है कि वो हरासमेंट उनकी होती है, चाहे वो सेक्सुअल है, चाहे वो किसी भी तरह से है। हम उसके लिए एक उनकी हरासमेंट की हम केस दायर करते हैं, उनको कोर्ट में लेके जाते हैं। उनका मिसाल के तौर पर अगर किसी कोई जाती है खातून, सबसे पहला हल ये है कि वो जाती है कोर्ट में, उधर थाने में जाती है कि मेरी ये रिकॉर्ड किया जाए बयान, तो उसको कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, चाहे उसके लिए ऊपर चोरी का इल्जाम है, बल्कि उसको मजीद थाने की तरफ से भी ऐसे बुरी तरह से अब्यूज किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन जितने भी मिनॉरिटी खवातीन है, उनको तो मतलब किसी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऑल्दो इस्लाम में वो कहते हैं कि जी हम खवातीन को अहमियत देते हैं, खवातीन से की इज्जत करते हैं, लेकिन मिनॉरिटी खवातीन को कुछ नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती। वो उनको कुछ औरत भी नहीं समझते। औरत सिर्फ इस सेंस में समझते हैं अगर उन्होंने कुछ उनके साथ उनको सेक्सुअली हरास करना है, बाकी वो खवातीन वाली इज्जत नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में खवातीन को यहाँ जितने भी मर्द हजरात, हम सारे क्रिश्चियन जितने भी हैं, उनको एक बड़ा गंदा सा लफ्ज कहकर पुकारा जाता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उसके ऊपर भी काफी काम किया गया कि हमें ईसाई भी ना पुकारा जाए, बल्कि हम मसीही हैं। हमें ईसाइयत नहीं से नाम मुंसलिक किया जाए, बल्कि हमें मसीही कहा जाए, क्योंकि हम मसीह के मानने वाली कौम है, हम मसीह हैं। तो बाकी जितने भी हमारे ये खवातीन के साथ रेप होता है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक्ट मौजूद है। पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो प्रोटेक्शन देता है पाकिस्तानी क्रिश्चियन वुमेन को भी। और पूरे पाकिस्तान में ये कानून जो है वो लागू है हर बंदे के ऊपर और हर खातून के ऊपर। बाकी हमें जो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है हमारा, जहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन की जाती है खवातीन की, वो हमें जो मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 का है, हमारे लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। इस अहमियत का हामिल होगा जब हम कोर्ट में जाएंगे, हम अपने मसाइल अदालतों तक पहुंचाएंगे। और जितने भी क्रिश्चियन लॉयर्स जो हैं, अगर ये प्रोग्राम देखें तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमने उन लोगों को सपोर्ट करना है जो लोग अपने अदालतों में केस सिर्फ इसलिए नहीं ले जा पाते कि उनके पास पैसे नहीं है।
हमें उनको लीगल एड देनी है। ऑल्दो मैं इस मसले के ऊपर काम कर रही हूँ, इस फ्रांसिसाबाद के इलाके में से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे क्रिश्चियन ख़वातीन बहुत ज़्यादा मसाइल के सामना है उनको, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। मैं फ्री लीगल एड दे रही हूँ उनको। तो खुदावंद का शुक्र है, मेरा यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम है। मैं लोगों को, ख़वातीन को, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लॉयर, लोगों को जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार करती हूँ कि आपने काम करना है। मैं एक छोटा सा सिलाई सेंटर भी चला रही हूँ, ताकि मेरा एक एम है कि मैं ख़वातीन को हमने उनको कोई हुनर देना है, ताकि वो फ्यूचर के ना सिर्फ ये दूसरे कौमों से बचें, बल्कि खुदा न खास्ता लाइफ में उनको कभी भी कोई मुश्किल का सामना आ जाता है, अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ जाती है। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, तो मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास कोई हुनर होगा तो ही वो काम कर पाएंगी। तो जिस तरह और भी इदारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ मैंने एक छोटे से लेवल पर एक सिलाई सेंटर स्टार्ट किया, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारा, मैं उनको यही बताती हूँ कि आपने सीखना है, हमने लोगों के घरों में काम नहीं करना, हमने प्रोफेशनल कोई भी हुनर सीखना है जिससे हम फायदा उठा सकें। बहुत जी, बहुत शुक्रिया मिस रुबैका। और इनकी बात के साथ थोड़ी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल जो है वर्क के हैं, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप मुख्तलिफ अदारों से कर सकते हो, जैसे टैबटा है, बीटीआई है, इस तरह के बहुत सारे अदारे हैं जहां से आप इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। आपको साथ में जो है मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो आपको उसका वजीफा भी देते हैं, फिर आपको गवर्नमेंट की डिग्री भी मिल जाती है, और उसके जरिए से फिर आप जो है वो अपना कोई भी कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक जो है वो ख़वातीन जो है वहां से बच सके, तो एक तरीकाकार ये भी है कि वो हुनर हासिल करें और फिर उस हुनर के जरिए से अपनी कमाई जो है वो कर सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मिस कोकब मौजूद हैं, और वो जो है संडे स्कूल चलाती हैं, तो उनसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि वो एट द एंड क्या कहना चाहेंगी कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हम किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस तरह के मसाइल से बचने में। जी मिस कोकब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले भी बात करी थी, शायद नेट इश्यू हो गया था तो बात ही नहीं हो सकी। तो बात करना चाहूंगी कि पिछले दिनों मुझे एक स्टेट बैंक की तरफ से ट्रेनिंग मिली थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो वो खवातीन के साथ ही करनी थी। तो खवातीन मुझे सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि मुझे तो एक जगह नहीं मिल रही थी कि वो अगर किसी एरिया में जाके मैं करवाती हूँ, तो कोई चर्च या कोई ऐसी, लोगों के घर बहुत छोटे थे और चर्च में परमिशन नहीं मिल रही थी। तो हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। हम वहाँ बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं, और प्लस उनका खवातीन को भी हम एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद अपने बच्चों के साथ एक हैंड से बनी हुई, हाथों से बनी हुई चीजें हम घर पे बनाते हैं, किचन वगैरह, क्रिसमस से रिलेटेड हम डेकोरेशन इस तरह की चीजें बनाते हैं घर पे, और उनको फिर सेल करते हैं स्टॉल लगा के। तो इसी तरह हम उन खवातीन के लिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, ताकि वो बजाय दूसरी जगह पर जाकर जो काम करती हैं, उनमें जो मिसाइल है, वो घर पे खुद भी कुछ ऐसे काम करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि हाथ से काम करके हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कम्युनिटी सेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच मिस कोकब। जी मिस इरम से हम लास्ट में सुनना चाहेंगे कि वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए किस तरह से अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं, और किस तरह से हम भी उनको देखते हुए लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जी मिस इरम। मिस इरम आप अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। जी, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ पहले तो उन्हें आईनी और कानूनी तौर पर आगाही दी जाए औरतों को, क्योंकि हकूक क्या है, और दूसरा कोई ऐसा अदारा या ऐसा ऐप जो है वो बनाया जाए जिसके जरिए फौरी मदद उन तक पहुंच सके। और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है खवातीन के साथ कि उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है ना, तो चर्च लेवल पे हम इसको जो है वो मुहिम चलाएं हर चर्च के साथ कि वो अपने जितने भी उनके मेंबर्स हैं उनकी फीमेल्स के शनाख्ती कार्ड होने चाहिए। अगर उनके शनाख्ती कार्ड होंगे तो फिर बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म
इजीली हम वो अवेलेबल होंगे और हमारी आबादी का जो तनासुब है वो सही सामने आएगा। और दूसरा 5% कोटा जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से है कि मिनॉरिटी के प्लेटफॉर्म पर, तो मिनॉरिटी की तरफ से जो हमें कोटा दिया गया है उसमें मेरा ख्याल है कि हम सियासत की फील्ड में, लीडरशिप की फील्ड में बिल्कुल खवातीन सामने नहीं आना चाहती और वो काम भी नहीं करना चाहती। तो हमें चाहिए कि उनकी नेटवर्किंग की जाए, उनको इस तरह एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उन्हें भी इसी तरह जैसे 33% नुमाइंदगी पार्लियामेंट में खवातीन की है, तो 5% उसमें मिनॉरिटी की खवातीन की भी होनी चाहिए। और एक इसी तरह जैसे मेरी बहनों ने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन में हमें अपने लोगों को, अपनी खवातीन को ट्रेन करना चाहिए। छोटे छोटे कारोबार उनको खोल के देने चाहिए, उसके लिए उनको फंड्स मुहैया करने चाहिए। और मैंने देखा कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी खवातीन के शनाख्ती कार्ड बनवाए, क्योंकि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी अपनी फैमिलीज को उसके जरिए। और एक बहुत बड़ा इवेंट अभी हमने ऑर्गेनाइज किया 8 मार्च को खवातीन के दिन पर, जो पाकिस्तान में मसीही सियासत है। मैंने नहीं आज तक देखा अपनी जिंदगी में कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर क्रिश्चियन खवातीन को इकट्ठा किया गया हो और क्रिश्चियन खवातीन के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो जिस पार्टी को मैं चला रही हूँ, हमने मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस के नाम से अपनी जो सियासी पार्टी है उसका भी आगाज किया है हाल ही में, और उसमें मिनॉरिटी विंग को मैं लेकर चल रही हूँ। और उसमें जब हमने किया तो हमारे तमाम तकरीबन 20 शोबाजात से हमारे पास खवातीन आई जो अपने शोबाजात में माहिर थी और की सीट पर बैठी हुई थी, और वो बहुत खुश थी कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए अपने मुख्तलिफ अदारों में, जहाँ जहाँ पर हमारे लोग इस काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं जिस तरह, तो उनको नेटवर्क एक बना के तो इस क्या कहना चाहिए कि जो ताकत है इसको यूज करना चाहिए अपनी उन खवातीन के लिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है। और लास्ट में मैं कहूँगी कि हमें नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम नेटवर्किंग करके उनको कारोबार की तरफ माइल करें और ताकि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें और वो भी अपने ख़ानदान के लिए एक अर्निंग मेंबर बन जाएं, और जहाँ पर वो अपने बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, अच्छे हालात के लिए, बेहतर मुस्तक़बिल का जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। क्योंकि एक खातून जो है वो मेरा ख्याल है कि मर्द से ज़्यादा मजबूत है। एट अ टाइम वो 3-4 फील्ड में काम कर रही होती है, वो घर को भी देख रही होती है, वो बाहर फील्ड में भी काम कर रही होती है और अपने प्रोफेशन को भी देख रही होती है। तो थैंक यू आफ्ताब साहब का और मिनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान का, जिन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और आज की बेहतरीन गुफ्तगू के लिए, और हम एक दूसरे के साथ मिल सके। और मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म से इस काम को कर सकें ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन राह हमवार कर सकें। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच सारे पैनलिस्ट का। और मैं भी चाहूंगी कि सर आफ्ताब अगर इस हवाले से कोई बात शेयर करना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से, और फॉर्मली आप सबको थैंक यू करें। जी, ओवर टू आफ्ताब साहब। थैंक यू वेरी मच। अक्सर आज मैं माइनॉरिटी में हूँ। आप अक्सर माइनॉरिटी में होते हैं। तो लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने आप को सेफ माइनॉरिटी समझ रहा हूँ। तो शायद एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की माइनॉरिटीज भी पाकिस्तान में अपने आप को सेफ माइनॉरिटी समझेंगी। मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अपने आज के नाजरीन का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कुछ कमेंट्स भी आए और एक कमेंट जो है वो मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। इटली से हमारे एक देखने वाले हैं डॉक्टर अनवर पॉलुस मट्टू। उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि काश वो दिन आ जाए वो अपनी जिंदगी में देख सकें जब कोई हिंदू और मसीही सेंट्री वर्कर ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो अकलियती लोग हैं और खुसूसन खवातीन जब किसी भी शोबे में जाएं तो वो एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रही हो। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के अपने पैनलिस्ट का जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से ना सिर्फ अपने तजर्बात से हमें नवाजा
बल्कि बहुत से सजेस्चन, प्रैक्टिकल सजेस्चन वो भी हमारे सामने रखे, जिससे बहुत से देखने वाले और हमारे बाकी सारे साथी जो हैं वो से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। मुझे शुक्रिया अदा करना मोहतरमा शीरी असलम साहिबा का, मोहतरमा कोकब नौरीन साहिबा का, मोहतरमा इरम अफशां साहिबा का और मोहतरमा रुबैका फरत एडवोकेट साहिबा का, कि जिन्होंने आज के मौजू पर इंतहाई खूबसूरत तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया और हमारे लिए सोचने समझने की बहुत सी नई राहें खोली। और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अक्सा कमर साहिबा का, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया हमेशा की तरह। अगर प्रोग्राम आपको कामयाब लग रहा हो, आपको इसको लगे कि ये फ़ायदेमंद प्रोग्राम है, तो इसका तमाम तर क्रेडिट अक्सा को जाता है। अक्सा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जो 2-3 चीज़ें हमारे सामने हमारे साथियों रखी, उनमें एक तो उन्होंने हमें बताया कि जो ख़वातीन काम आपकी करती हैं, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो? हेलो? सर आपकी आवाज आ रही है, मिस को शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन अच्छा, आप ठीक है। आ रही है आपकी ऑडिबल है। आवाज। आ रही है, चलें ठीक है। एक तो उन्होंने जो इश्यूज थे उन पे बात की कि ख़वातीन जो है मेरे ख्याल में 2 इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि खातून होना किसी मुआशरे में वो एक इंतहाई डिफरेंट तजर्बा है, और अगर वो खातून अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है तो वो एक और ही मुश्किल तजर्बा है। तो एक तो हमें इस मौजू पर भी गौर करने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली इस पे जो गौर करने वाले लोग हैं वो मुआशरे में रहने वाले कम्युनिटी वर्कर्स, कम्युनिटी लीडर्स, जो सियासी और मज़हबी लीडर्स हैं वो, आपकी और फिर आवाज नहीं आ रही। जो लेजिस्लेटर्स हैं उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इश्यूज पर ना सिर्फ गौर करें बल्कि इनके हल के लिए भी इक़दामात करें। उन्होंने हमें जो कुछ चीज़ें बताई उनमें ये कि औरतों के शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिनसे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, ख़ुसूसन जो अक़लियती बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनके साथ भी किसी हद तक डिस्क्रिमिनेशन होती है। जो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज हैं, सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज़ के इश्यूज हैं, और अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो लो रिपोर्टिंग का भी एक इशू है। लोग अपनी रिपोर्ट नहीं करना चाहते, लोग सामने नहीं आना चाहते, और फोर्स कन्वर्शन, और इसके अलावा लोगों को अपना मज़हब छोड़ने की तरगीब देने के बहुत से मामलात भी, जो जब काम करती हैं औरतें तो उन्हें काम करने की जगह पे ये मामलात फेस करने पड़ते हैं। 3 चीज़ों पर हमारे साथियों ने इत्तेफाक किया। एक तो एजुकेशन मिलनी चाहिए, और एक हमारी साथी ने बात की थी आला तालीम के लिए। तो मैं अपने नाज़रीन को और अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर, आप वो देख सकते हैं, जिसमें हमने रहनुमाई दी है कि लोग पाकिस्तान से कोई भी, सिर्फ अक़लियती नहीं, कोई भी कैसे इंग्लैंड में आला तालीम हासिल कर सकता है। उसमें वाइज हमने गाइडेंस दी है, तो वो शायद कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि हकूक़ की आगाही लोगों को होनी चाहिए, और फिर कि लोग कहाँ-कहाँ जाके अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, कौन से जो है फ़ोरम्स मौजूद हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता कि फ़ोरम्स कौन से मौजूद हैं। और एक तीसरी बात कि नेटवर्किंग होनी चाहिए, हमें मिलकर इज्तिमाई तौर पे ये जो है हकूक़ की लड़ाई लड़नी है, और अपने लोगों को हमें स्किल बिल्डिंग भी करनी है। हम उन्हें स्किल प्रोवाइड करें ताकि वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार सकें। इसके साथ ही आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले इंसानों का ख्याल रखें, क्योंकि शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।